दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 नंबर कर रहे हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है, आप लोग को इससे बेनिफिट होने वाली है एग्जाम में, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो डेली रात 8 बजे यह वीडियो आप सभी को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अस्थाई राज्य अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। तो कौन चुने गए थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस. राधाकृष्णन। तो आपको बताना है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, कौन चुने गए थे आपको बताना। तो देखिए, जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, यहाँ पे अस्थाई की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। ठीक, और कब चुने गए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तब इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को उन्हें अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी रूप से। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। तो उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यह ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा, हम अस्थायी इसमें अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो अस्थायी हमारा अध्यक्ष होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन जो है यह पहली बार कहाँ गाया गया था, कब गाया गया था आपको बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो आपको बताना है जनगण मन जब पहली बार गाया गया था कहाँ पे? तो यह गाया गया था कहाँ पे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। और जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह कब अपनाया गया था आप लोग इसको बताइएगा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो यह पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन। यह कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक ना, यहाँ पे सही नहीं लिख पा रहा है, तो यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था वहाँ पे गाया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया है आपको बताना है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो करो या मरो का नारा किसने दिया आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो करो या मरो का नारा दिए थे, कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। आप लोग इन्हें याद रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब का नारा दिया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, पॉइंट है, यह ऐसे नारा भी पूछ सकता है कि कौन सा नारा किसने दिया है यह एग्जामों में। तो यह जो पेट का एग्जाम होने वाला है यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए इसमें आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो आपको बताना। तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किसने कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब कहाँ पे कहा था आपको बताना। इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कट रहा है। तो इसमें बताइए, सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में और कलकत्ता अधिवेशन में। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह कहा था तो लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। यह लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? यह एनी बेसेंट थी, ठीक ना, एनी बेसेंट थी, जो कि अंग्रेज थी, ठीक है, अंग्रेज थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यह महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ए.ओ. ह्यूम ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है किसने स्थापना की थी और यह कब स्थापना किया गया था। यह 1885 में किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी यह 1885 में हुई थी। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की जगह क्या था, भारतीय राष्ट्रीय के इसका नाम पहले कुछ दूसरा था, जो कि उसे किसने बनाया था? तो ये ए.ओ. ह्यूम ने यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले बनाए थे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम ने। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन 1887 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1887 के में हुआ था। और उसके अध्यक्ष पूछ रहा है कौन थे? तो यह रफ़ी अहमद किरदई, अब्दुल कलाम आज़ाद, ए.एम. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्षता की थी तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 के अध्यक्ष थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और यह मुस्लिम जो यह अध्यक्ष थे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, आपको बताना है। यह 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1954 में। तो आपको बताना है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था यह वर्ष 1945 में बना। कब बना? वर्ष 1945 में यह भारत बना संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म सही है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो कौन सा जो राज्य है जो नेपाल से सटे हुए हैं, ये पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं जो नेपाल के। तो आपको बताना है, तो भारत के जो राज्य हैं ये नेपाल से सटे हुए हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से आपको बता दें कि जो नेपाल से सटे हुए राज्य हैं यह सिक्किम और बिहार हैं। और पूछेगा क्वेश्चन तो आप बताइएगा यूपी, बिहार है, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। आप लोग इसको पश्चिम बंगाल आप लोग इसको याद रखिए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम यह जो राज्य हैं यह किससे सटा है? तो यह नेपाल से सटे हुए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम यह जो राज्य हैं आप लोग इसको याद रखिएगा। यह सटे हुए हैं किससे? तो यह सटे हुए हैं नेपाल से। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो आपको बताना है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था जो कि उत्तराखंड में, इस समय वर्तमान में यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और जो कि जब उस समय इसकी स्थापना हुई थी तो यह यूपी था, यूपी और जो उत्तराखंड था एक था। उस समय जब डिवाइड हुआ तो यह उत्तराखंड में चला गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को, 29 अगस्त को, 28 मार्च को, 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 29 अगस्त को, 28 मार्च को, 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है कब? आपको बताना है। तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो भारतीय संसद का कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सदन है जो कि निम्न सदन कहलाता है? तो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह लोक सदन है, ठीक ना, लोक सदन है जो यह निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको भी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, निम्न सदन पूछा था तो हमारा लोकसभा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, जम्मू कश्मीर को। तो किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? यह नदियां कौन सी है आपको बताना है। तो देखिए, ये जो नदियां हैं कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास। यह 5 नदियां हैं जिसे कहा जाता है पंजाब, ठीक ना। पंजाब जो है, पंजाब यह 5 नदियों की भूमि है। आप लोग इसको याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, यह 5 नदियां हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1938 में, 1939 में, 1942 में, 1942 में। आपको बताना है। तो यह व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1940 में। कब हुई थी? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात पूछ रहा है? तो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी इलाहाबाद, बलिया, लखनऊ, फैजाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह जिला कौन सा था? यह जिला था हमारा बलिया, ठीक ना। यह बलिया जिला था जो इसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। तो यह पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में। तो वर्ष 1917 में चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था यह कहाँ से हुआ था? तो यह चंपारण जिला जो है यह बिहार से हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, बिहार, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा। बिहार से शुरू हुआ था, बिहार का जो जिला है चंपारण, वहाँ से शुरू हुआ था 1917 में सत्याग्रह। और यह 3 कठिया खेती के लिए यह आंदोलन सत्याग्रह हुआ था, ठीक ना। 3 कठिया खेती के लिए यह हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? तो आपको बताना है विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है लाल सागर, मृत सागर, बाल्टिक सागर, वान झील जो तुर्की में है, ठीक ना। तो विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, जो विश्व की पूछ रहा है दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है तो यह मृत सागर है, ठीक ना, मृत सागर है। अगर पहला पूछेगा विश्व का तो आप लोग वान झील बताएंगे जो तुर्की में, यह पहला लवणीय झील है, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह पहला वान झील है जो सबसे लवणीय झील है, तुर्की में स्थित है, ठीक। आप लोग इसको, और यह मृत सागर जो है यह कहाँ पे है? तो जॉर्डन में। कहाँ पे? आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ कहाँ पे? तो जॉर्डन, ये कहाँ पे है? जॉर्डन में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह मृत सागर ऑप्शन हमारा सही होगा। और वान झील जो है यह तुर्की में है, ठीक ना। अब विश्व की दूसरी झील है मृत सागर, और यह वान झील है जो पहली है लवणीय झील। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो 9 डिग्री जो चैनल है वह किसे पृथक करता है? कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, लक्ष्य और मिनिकॉय को, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो 9 डिग्री चैनल जो है किसे पृथक करता है आपको बताना है। तो 9 डिग्री जो चैनल है किसे पृथक करता है आपको बताना है। तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, लक्ष्य और मिनिकॉय को
यह अलग करता है। लक्ष्य और मिनिकाय को 9 डिग्री चैनल यह अलग करता है। और जो आज का वीडियो जो हम दिन में दोपहर में 1 बजे डाले थे, उसमें जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, उससे भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर भी देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकट दूरी पर होता है? तो आपको बताना है किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से निकट दूरी पर होता है। 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 21 सितंबर और 4 जुलाई को, 1 जून को। तो आपको बताना है किस दिन जो पृथ्वी है सूर्य से निकट दूरी पर होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो पृथ्वी है सूर्य से निकटतम दूरी पर जब होता है तो वह 3 जनवरी को होता है, ठीक ना। 3 जनवरी को होता है। इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या? उपसौर कहते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होता है सूर्य से, तो उस दिन मनाया जाता है अपसौर। क्या मनाया जाता है? अपसौर उस दिन होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, उस दिन अपसौर होता है और 3 जुलाई को उपसौर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यह नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह विंध्य और सतपूर्णा घाटी के बीच से बहती है। सतपूर्णा घाटी के बीच से बहती है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 में, 1949 में, 1948 में, 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो यह 1949 में किया गया था। ठीक ना, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? जनवरी 2016, जनवरी 2015, जनवरी 2014, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको बताना है। तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, यह जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कॉफी जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्तियों से, फूल से, बीज से, तने से। तो कॉफी आपको बताना है कॉफी किससे प्राप्त होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा बीज से यह प्राप्त होता है कॉफी पौधे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, यकृत में होता है, आंतों में होता है, फेफड़ों में होता है। इसमें से मानव शरीर में जो यूरिया होता है उसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो उसका संश्लेषण कहाँ होता है आपको बताना है। तो इसका संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है उसका संश्लेषण। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह देखिए, एक एथलीट है जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? किस चीज़ से वह जल्दी और अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो इसमें से एक एथलीट दौड़ने वाला जो है वह किस चीज़ से जल्दी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है? यह आपको बताना है। प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह होगा ऑप्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जल्दी वह एनर्जी और उस एनर्जी पा सकता है और जल्दी वह तैयार हो सकता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो यह दोस्तों यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।